हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेपी इंफ्रा लिमिटेड से लेटेस्ट प्रोसीडिंग के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा। उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी वीडियोस की और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। तो जेपी इंफ्रा लिमिटेड में कल मंडे के दिन क्या हुआ, सबसे पहले हम वो देखेंगे। देखिए, मंडे को 2.80 की ओपन प्राइस के बाद 2.80 का ही लो है और 2.80 का ही हाई है। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें एनएसई पे तो 5,44,333, जहाँ पे 100% की डिलीवरी उठाई गई। बीएससी के ऊपर देखें तो 68,72,808 नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पे 100% की डिलीवरी। बीएससी के ऊपर अगर प्राइस को देखें तो 3.09 के ओपन प्राइस के बाद 3.00 का लो भी बनाता है और 3.09 का हाई बनाता है। 4.75% का अपर सर्किट लगा है यहाँ पे भी। देखिए, इस कंपनी का 52 वीक लो है 0.81 का और 52 वीक हाई है 3.09 का, यानी हर दिन ये अपना नया 52 वीक हाई बना रहा है। 429.18 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। और अगर आप देखें तो जेपी इंफ्रा ईयर टिल डेट में 53.73% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। 1 वीक में 26.64% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 110.24% का रिटर्न दिया है। 3 मंथ्स में देखें तो 59.28% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ्स में देखें तो 101.96% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर में 209% का रिटर्न दिया है। 2 ईयर्स में 48.56% का है और 3 ईयर्स में देखें तो 40.69% का नेगेटिव है। देखिए, जेपी इंफ्रा लिमिटेड को लेकर के जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, एक एक प्रोसीडिंग्स एक एक स्टेप मैं आपको बताता हूं। देखिए, लेटेस्ट में क्या हुआ था अभी मैंने आपको बताया था। 4 जून 2021 को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग होनी थी, लेकिन इस बीच में जो है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग नहीं होनी थी गाइस। बेसिकली यहाँ पे ना एनबीसीसी और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अपने रिवाइज्ड बिड को सबमिट करना था, लेकिन सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की डिमांड थी कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स 7 दिनों का और टाइम दें। इसी बीच में 4 जून 2021 को एनबीसीसी की तरफ से जो है रिवाइज्ड बिड को सबमिट कर दिया गया था, जो कि आईबीसी 2016 के प्रोविज़न को कॉम्प्लाई करता है, यानी उसको फॉलो कर रहा है, उसको कहीं से ब्रीच आउट नहीं कर रहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फॉलो कर रहा है, उसको भी ब्रीच आउट नहीं कर रहा है। इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करते हुए एनबीसीसी ने अपने बिड को सबमिट तो कर दिया था। अब सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बारी आती है, तो इन्होंने 7 जून 2021 को मीटिंग होनी थी, तो 7 जून तक इन्होंने भी सबमिट किया है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, दो लोगों की लड़ाई के बीच में ना तीसरे को फ़ायदा हो रहा है। तीसरा कौन है यहाँ पे? देखिए, तीसरा यहाँ पे पहले तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, जिसमें फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल जो लेंडर्स हैं जैसे कि बैंक्स हो गए। इसके अलावा जो होम ओनर्स हैं या होम बायर्स हैं वो भी इसमें फाइनेंशियल कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर शामिल हैं। इन दोनों का फ़ायदा हो रहा है, इस बीच में कंपनी का भी फ़ायदा हो रहा है। देखिए, दो लोगों को भिड़ा करके वैल्यूएशन बढ़ाई जा रही है कि नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दो लोगों को भिड़ा करके वैल्यूएशन को बढ़ाया जा रहा है, और वैल्यूएशन को इस लेवल तक बढ़ाया जा रहा है कि जो लोग ये बोल रहे थे कि इसके अंदर जो है स्टेक होल्डर्स का कुछ नहीं होगा, वो लोग गलत साबित होने वाले हैं। स्टेक होल्डर्स कुछ भी नहीं होगा, वैसे के वैसे बने रहेंगे कंपनी के अंदर और कंपनी को फंक्शनल रखा जाएगा, लिक्विडेट नहीं होगी कंपनी। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ना पूछिएगा। ये चीज़ आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक्स ने ये चीज़ क्लियर बताई थी कि कमेटी जो कंपनी है उसको पूरी तरीके से फंक्शनल बनाए रखने का इरादा है, लिक्विडेट कभी हमने सोचा भी नहीं। ये बैंक्स का खुद कहना है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का।
देखिए यहाँ पे सुरक्षा ग्रुप की तरफ से 1298 करोड़ और ऑफ़र किए जा रहे हैं। देखिए सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से 1298 करोड़ रुपए और ऑफ़र किए जा रहे हैं, और फाइनली वो 7736 करोड़ रुपए टोटल फाइनेंशियल लेंडर्स को या फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को जाता है। और यहाँ पे सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये भी प्रॉमिस किया है कि एडिशनल इंटरिम फंडिंग ये 300 करोड़ की कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड। ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली जेपी जो कस्टमर्स हैं उसके लिए यहाँ पे ऑफर दिया गया है सुरक्षा की तरफ से। और यहाँ पे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की उपस्थिति में सब कुछ हुआ है, तो इसमें कुछ ऐसी सोचने और डाउट करने की बात नहीं है। देखिए जेपी इंफ्रा लिमिटेड को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर एडमिशन कराया गया था अगस्त 2017 में। आईडीबीआई बैंक लीड कर रहा था इसके लिए, और लगभग कंपनी जो है 22,000 करोड़ रुपए जो है नहीं पे कर पाने की वजह से ऐसा किया गया। तब से बहुत सारे लिटिगेशन प्रोसेस चलते रहे, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का फ्लिप फ्लॉप चलता रहा, जिसके चलते आज तक इसका रिजोल्यूशन नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं अगस्त 2017 के आगे कितने महीने निकल चुके हैं, कितने साल निकल चुके हैं। ये बहुत ही दुख देने वाली बात है, खासकर उन होम ओनर्स को जो अभी तक 11 साल से अपने उस सपनों के घर की चाबी ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए वो ऑलरेडी पैसे जमा कर चुके हैं। राइट। तो यहाँ पे बेसिकली जो ऑफ़र किया गया है एनबीसीसी के द्वारा वो, और सुरक्षा एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी की द्वारा, इन दोनों में एक चीज़ शामिल है, वो ये है कि जो लैंड बैंक है उसका कुछ पार्ट लेंडर्स को और होम ओनर्स को या होम बायर्स को दिया जाएगा, ऑफ़र किया जाएगा, ताकि उनके पास्ट ड्यूज़ को क्लियर किया जा सके। जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, जिसमें होम बायर्स भी शामिल हैं और बैंक्स भी शामिल हैं, दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इनके होने से बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड वैल्यू फेचिंग हो रही है। और 10 जून 2021 को फिर से एक मीटिंग है, जिसमें इन दोनों के दिए हुए ऑफर्स के ऊपर वोटिंग किया जाएगा, यानी फिर से देखा जाएगा कि कौन बिडर निकलता है सक्सेसफुली यहाँ से। राइट। देखिए एनबीसीसी ने जो ऑफ़र किया है वो मैं आपको बताता हूँ। एनबीसीसी ने ऑफ़र किया है 100% शेयर होल्डिंग ऑफ द लैंड बैंक कंपनी विद 1900 एकर्स ऑफ लैंड टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु हैव एग्रीड टू रिजोल्यूशन प्लान। यानी जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिन्होंने रिजोल्यूशन प्लान को लेकर एग्री किया है, उन सभी को अगर यहाँ देखें तो कंपनी जो है अपने लैंड बैंक के अंदर 100% की शेयर होल्डिंग ट्रांसफ़र कर देगी। इसके अलावा एनबीसीसी ने यहाँ पे 90% स्टेक जो है एक्सप्रेस एसपीवी के अंदर भी ट्रांसफ़र करने वाली है, जिसमें कंसेशन राइट्स भी शामिल है यमुना एक्सप्रेस वे और लैंड को लेके। और ये ऑफ़र जो है 4660 एकर्स ऑफ एक्सप्रेस वे लैंड को इंक्लूड करता है, और 137.85 एकर्स कॉमर्शियल लैंड भी इसमें शामिल है, ताकि यमुना एक्सप्रेस वे के चारों तरफ जो फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है वो भी किया जा सके। एनबीसीसी ने यहाँ पे जो वो ऑफ़र किया है 100% एकर्स ऑफ लैंड, जो इन्होंने एडिशनली ऑफ़र किया है, जो एक तरीके से देखा जाए तो होम बायर्स के लिए पेमेंट करने के लिए जो है ईयर मार्क करेगा, और यहाँ पे किसी भी तरीके की जो पेनल्टी है जो पास्ट डिले होने की वजह से हुई है, उन सभी को अकाउंट करेगा। राइट। ओके गाइस, सो एनबीसीसी और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से ये रिवाइज्ड बिड प्रोड्यूस करके सबमिट करी गई हैं। एनबीसीसी का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये 1298 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा जो है इसमें ऐड करके जो है एडिशनल तरीके से ये जमा कर रहे हैं, जिनसे फाइनली 7736 करोड़ है। इसके अलावा 300 करोड़ ये और इंटरिम फंडिंग के रूप में जो है लेके आ सकते हैं हाउसेस को बिल्ड करने के लिए, ताकि उनको फास्ट से फास्ट जो है घरों को बना करके उनको डिलीवर किया जा सके। क्योंकि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हमेशा से इस फेवर में रही है कि जो होम बायर्स उनको जितना जल्दी से जल्दी घर बना के दिया जा सके। ओके, तो ये है अपडेट जो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो इससे जुड़ी हुई आगे नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स 10 तारीख को मीटिंग है तभी आएंगी। उससे पहले कुछ अगर लीक होता है तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करने की कोशिश करूँगा।
So I would like to terminate my conversation right here, guys. If you like this content, give a thumbs up. If you're interested to open Demat account, there's a link in description box. Check there and take care of yourself. See you next time.